करगिल विजय दिवस पर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि। ग्लोबल नेटवर्क के डायरेक्टर अशोक चौकसे द्वारा भारत माता के वीरों को नमन। सरहद पर देश की सुरक्षा में तैनात वीर सैनिकों की कलाई पर बंधती हैं छिंदवाड़ा की राखियां। वर्षों से जारी है ये रवायत। देवघर रियासत में बेमिसाल भारतीय आर्किटेक्चर का उदाहरण है बावड़ियां। देश में पहली बार मिली इतनी संख्या में सघन वाटर बॉडीज। और अयोध्या में शुरू होने जा रहा श्री राम मंदिर निर्माण का काम। हिंदू उत्सव समिति जुटी उत्सव की तैयारियों में। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ में दीदी शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। धोखेबाज पाकिस्तान को आज के ही दिन भारतीय सैनिकों ने धूल चटाई थी और कारगिल हिल्स पर तिरंगा शान से लहराया था। सामरिक दृष्टि से कारगिल सेक्टर अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कारगिल युद्ध में दुश्मन ऊंचाई पर था और हमारे सैनिकों को नीचे से ऊपर बढ़ना था। वीरों ने अपने रक्त से कारगिल में विजय की इबारत लिखी। आइए आपको भी ले चलते हैं और कारगिल की ऊंची चोटियों और गहरी खाइयों से रूबरू करवाते हैं। ग्लोबल नेटवर्क के डायरेक्टर अशोक चौकसे ने सीमा पर पहुंचकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रस्तुत है कुछ अंश। ऐ सरजमीन हिंदुस्तान, तेरे उन जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है, जिन्होंने अपनी बहादुरी की कलम से फतह की एक और बेमिसाल तारीख लिख दी। गवाह है आज भी कारगिल की वो बुलंद चोटियां जिनको तुमने अपने लहू से सींचकर तिरंगे की आन बान और शान को रोशन कर दिया। Joshi on the radio set. After the another bunker was captured, my company's success की नलवाज़ ये दिल मांगे मोर। चाहे आंधी चले तूफान उठे बढ़ता ही रहे तू रुके नहीं जब तक है फलक जब तक है ज़मीं मेरा दिल ये कहे कभी झुके नहीं। बस यूं ही लहराए तिरंगा अगर मुझे अपने खून को साबित करने से पहले मौत आ गई तो कसम से मैं मौत को ही मौत की नींद सुला दूंगा। कारगिल का ये युद्ध भले ही उच्च अधिकारियों की विस्तृत प्लानिंग और रणनीति के अनुसार लड़ा गया हो,
लेकिन इसे जीतने वाले औसत 20 से 25 साल की उम्र के वो नौजवान सैनिक ही थे जो शेरों की तरह दुश्मन पे टूट पड़े। ये वो बेटे थे जिन्हें अपनी मां के आत्मसम्मान की चिंता अपनी जान से कहीं ज्यादा थी। पूरे विश्व पटल पर भारतीय विजय का डंका बजने लगा। आज हमारा भारत विश्व में एक नई शक्ति बन के उभर रहा है। कारगिल की ये विजय उस नए भारत की नींव का पत्थर है, क्योंकि इस युद्ध में बही खून की हर एक बूंद ने हमारे आज को सींचा है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। वेलकम, मैं हवलदार मोहम्मद रजाक दास चेकले द्रास ब्रिगेड की ओर से आपका इस कारगिल वार मेमोरियल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये वार मेमोरियल कारगिल वार शहीदों की याद में नवंबर 2004 में बनाया गया है। इस वार मेमोरियल को द्रास सेक्टर में बनाने का मुख्य कारण ये था, एक तो कारगिल युद्ध का बड़ा भाग द्रास सेक्टर में लड़ा गया था। इसके अलावा आप जिस स्थान पर खड़े हैं, यहाँ से उन पहाड़ों की चंद एक ऊंची चोटियाँ दिखाई दे रही हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान आर्मी अपना कब्जा जमाए बैठे थे। इन दिखाई देने वाली ऊंची चोटियों के नाम इस प्रकार से हैं। आपके सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, नाम तोलोलिंग। अगर आप अपना ध्यान थोड़ा बाएं बिल्कुल स्काई लाइन पर ले जाएंगे, जहां पे हल्का स्नोफॉल गिरा हुआ है और 3 पिंपल दिखाई दे रहे हैं, नाम तोलोलिंग टॉप। तोलोलिंग टॉप से बाएं की ओर बढ़ता हुआ पर अगर आप अपना ध्यान पूरा बाएं बिल्कुल स्काई लाइन के ऊपर लेकर जाएंगे, वहां पर 2 ऊंची नोकीली चोटियां दिखाई दे रही हैं। दाहिने वाली सबसे ऊंची नोकीली चोटी नाम टाइगर हिल। टाइगर हिल से बाएं की ओर बढ़ता हुआ पर दूसरी नोकीली चोटी नाम राइनो होल्ड। टाइगर हिल और राइनो होल्ड के बीच चंद एक पोस्ट हैं इस प्रकार से हैं जो यहाँ से दिखाई नहीं देती, जैसे कि इंडिया गेट, हेलमेट टॉप, शिवलिंग पोस्ट और रॉकी टॉप। वापिस राइनो होल्ड। राइनो होल्ड से बाएं की ओर बढ़ता हुआ पर उसी लाइन में बाएं वाला जो सबसे उठा हुआ टॉप दिखाई दे रहा है, जो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है, नाम .4875। .4875 को बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां पर ही दुश्मन की गोली से कैप्टन विक्रम बत्रा का शहादत हुआ था। आप जिस रास्ते से आए हैं उसे NH1 के नाम से जाना जाता है, जो कि लेह और कारगिल को श्रीनगर के साथ जोड़ता है। घुसपैठ होने का मुख्य कारण यह था, शिमला समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान का 1972 में एग्रीमेंट हुआ था कि विंटर के दौरान दोनों देशों की सेना LOC को छोड़कर कम बर्फीले इलाके में चले जाते थे, क्योंकि यहाँ पर सर्दी ज़्यादा होने के कारण दोनों देशों की सेना का रहना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि ये इलाका सर्दी के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर और एशिया में प्रथम स्थान पर 9 जनवरी 1995 में -60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। सन 1998 के विंटर के दौरान जब हमारी भारतीय सेना LOC को छोड़कर कम बर्फीले इलाके में चला गया, तो उस समय पाकिस्तान आर्मी ने धोखे से हमारी इन पोस्टों पर कब्जा कर लिया। सन 1999 के समर के दौरान जब हमारी भारतीय सेना दोबारा वापस LOC पर गया, तो देखा गया कि पाकिस्तान आर्मी के 3 इन्फेंट्री ब्रिगेड लगभग इन 400 ऊंची चोटियों पर अपना कब्जा जमाए बैठे थे। यह इलाका गुमरी से लेकर साउथ ग्लेशियर तोर तक 150 किलोमीटर एरिया दुश्मन ने कैप्चर कर रखा था। ये ऑपरेशन 20 मई 1999 को शुरू हुआ और 26 जुलाई 1999 को संपन्न हुआ। इसलिए हर साल विजय दिवस 26 जुलाई को इस कारगिल वार मेमोरियल पर मनाया जाता है। आपके सामने तोलोलिंग पहाड़ पर दुश्मन अपना कब्जा जमाए बैठे थे। तोलोलिंग पहाड़ पर कब्जा करने के लिए सबसे पहले हमारी भारतीय सेना की ओर से 18 ग्रेनेडियर बटालियन को डिटेल किया गया। तोलोलिंग पहाड़ पर कब्जा करने के लिए 18 ग्रेनेडियर बटालियन के जवानों द्वारा ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन अच्छी तरह से पोजीशन बनाकर बैठे पाकिस्तान आर्मी के प्रभावित फायर के द्वारा यूनिट की मूवमेंट को रोक दिया गया। मूवमेंट केवल अंधेरी रात और खराब मौसम में कामयाब हुआ। चंद दिनों की लड़ाई के बाद 18 ग्रेनेडियर एक फॉर्म बेस बनाने में कामयाब हुआ। तोलोलिंग पहाड़ पर कब्जा करने के लिए 18 ग्रेनेडियर बटालियन के साथ 2 राजरिफ बटालियन को डिटेल किया गया। इन दोनों पलटनों ने अच्छे सोच विचार के साथ 20 मई 1999 से लेकर 13 जून 1999 तक के चले इस संघर्षपूर्ण ऑपरेशन के दौरान तोलोलिंग पहाड़ पर अलग अलग दिशाओं से हमला किया, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और तोलोलिंग पहाड़ को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी भारतीय सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा। उस ऑपरेशन में हमारी भारतीय सेना के 3 ऑफिसर, 4 जूनियर कमीशन ऑफिसर, 33 जवानों का शहादत हुआ। तोलोलिंग पहाड़ पर कब्जा करने के बाद हमारी भारतीय सेना का ध्यान टाइगर हिल पर गया, क्योंकि टाइगर हिल से दुश्मन सीधा NH1 को शूट करता था, जिससे सेना की कार्रवाई और सिविल गाड़ियों को आने जाने में काफी परेशानी होती थी।
टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए हमारी भारतीय सेना की ओर से 18 ग्रेनेडर बटालियन और 8 सिख बटालियन को डिटेल किया गया। इन दोनों प्लाटूनों ने अच्छे सोच विचार के साथ 3 जुलाई 1999 से लेकर 8 जुलाई 1999 तक के चले इस ऑपरेशन के दौरान टाइगर हिल पर हमला किया और टाइगर हिल को अपने कब्जे में ले लिया। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी भारतीय सेना को काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उस ऑपरेशन में हमारी भारतीय सेना का एक ऑफिसर, 4 जूनियर कमीशन ऑफिसर, 30 जवानों का शहादत हुआ, 120 जवानों का घायल हुआ। .4875 को बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। .4875 पर कब्जा करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा की महान बहादुरी को देखते हुए उन्हीं की पलटन 13 जम्मू और कश्मीर राइफल बटालियन को डिटेल किया गया। .4875 के दूसरे फ्यूचर पिंपल 1, पिंपल 2 और बेल बैक पर कब्जा करने के लिए 17 जाट बटालियन को डिटेल किया गया और ट्विन बम पर कब्जा करने के लिए नागा बटालियन को डिटेल किया गया। इन तीनों प्लाटूनों ने अच्छे सोच विचार के साथ 4 जुलाई 1999 से लेकर 10 जुलाई 1999 तक के चले इस संघर्षपूर्ण ऑपरेशन के दौरान तीनों पोस्टों पर अलग अलग दिशाओं से हमला किया और तीनों पोस्टों को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी भारतीय सेना को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उसी ऑपरेशन के दौरान दुश्मन की गोली से कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन अनुज नायर के साथ 59 जवानों का शहादत हुआ। उस ऑपरेशन में कैप्टन विक्रम बत्रा और राइफलमैन संजय कुमार की बहादुरी को देखते हुए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और कैप्टन अनुज नायर की बहादुरी को देखते हुए उन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया। जिन पलटनों ने करगिल युद्ध में हिस्सा लिया, जिन पलटनों के ऑफिसर, जेसीओस और जवानों ने देश की खातिर युद्ध में शहादत प्राप्त किया, उन सभी के नाम इस करगिल वार मेमोरियल में दर्ज हैं। ये वार मेमोरियल करगिल युद्ध के इतिहास का गवाह है। आपके दाहिने कैप्टन मनोज पांडे गैलरी में उन पलटनों की हिस्ट्री जिन्होंने करगिल वार में हिस्सा लिया, ऑपरेशन विजय के दौरान के कुछ फोटोग्राफ्स और पाकिस्तान आर्मी का कुछ इक्विपमेंट अपने कब्जे में लिया गया है, जिन्हें आप देख सकते हैं। आपके बाएं वार सिमेट्री के ऊपर 1965 से लेकर अब तक के शहीद जवानों के नाम दर्ज हैं, आप देख सकते हैं। आपके सामने सभी मार्टियर्स के नाम दीवार के ऊपर लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं। अंत में मैं आप सभी से यही गुजारिश करना चाहूँगा, आओ झुककर सलाम करें उनको जिन्हें ये मकाम हासिल होता है। कितनी किस्मत वाले हैं वे लोग जिनका खून देश के काम आता है। जय हिंद, धन्यवाद। आप ये वीर शहीदों की समाधि स्थल देख रहे हैं। इन शहीदों ने हमें अपनी जिंदगी देकर सुख और चैन का जीवन दिया है और हम इन्हें सलाम करते हैं और आत्मा से श्रद्धांजलि देते हैं कि ये देश के वो वीर जवान हैं जिन्होंने हमारे जीवन को बरकरार रखने के लिए अपना जीवन दिया। आप कमांडर जेपी सिंह हैं और यहाँ के इंचार्ज हैं आप द्रास कारगिल क्षेत्रों के। पता चलेगा ये सारी चीजें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की। ग्लोबल नेटवर्क के डायरेक्टर अशोक चौकसे ने कारगिल की चोटियों से लेकर बॉर्डर पर शहीद स्मारकों पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। यह समूचा यात्रा वृत्तांत आप देख सकते हैं कल शाम 7:30 बजे से ग्लोबल टीवी पर। इधर इन दिनों समूचे विश्व में श्री राम भक्तों का उत्साह देखने लायक है। देश का कण कण प्रफुल्लित है क्योंकि रामलला के मंदिर का निर्माण प्रारंभ होने जा रहा है। हिंदू उत्सव समिति भी तैयारियों में जुट चुकी है। आगामी 5 अगस्त को देश ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक ऐतिहासिक क्षण आने वाला है। विगत 500 वर्षों से जो एक हिंदू समाज जिस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था और जिसके लिए धर्म प्रेमी बंधुओं ने, हिंदू समाज के लोगों ने न जाने कितनी कुर्बानियां दी, कितनी लड़ाई लड़ी और विगत लंबे समय से न्यायालयीन प्रक्रिया से होते हुए और राम जन्मभूमि स्थल पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण जो प्रशस्त हुआ है, उसकी आधारशिला रखने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी
5 अगस्त को अयोध्या पहुंचकर और उस कार्य को संपन्न करने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक क्षण को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बने और यादगार बने ये क्षण, और बरसों बरस तक इस पल को, इस दिन को, इस क्षण को इस देश के पूरे विश्व के लोग याद रखें। उस क्षण को हम बड़े धार्मिकता के साथ पूरी इस कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का और शासन के नियमों का पालन करते हुए उस दिन स्थानीय दादाजी धूनी वाले मंदिर में भगवान श्री राम की स्तुति, हनुमान चालीसा का पाठ और भगवान श्री की आरती और पूजन के पश्चात आतिशबाजी और भोग, मिष्ठान का भोग लगाकर और मिष्ठान वितरण का कार्य हिंदुत्व समिति के द्वारा किया जाएगा। हिंदुत्व समिति पूरे शहर के मठ मंदिरों में इसी तरह के आयोजन हो, इस हेतु व्यापक तैयारी कर रही है। प्रत्येक मंदिर में भगवा ध्वज लगे, प्रत्येक मंदिर में आतिशबाजी हो, पटाखे फूटे और भोग लगा के भगवान को मिष्ठान का वितरण प्रत्येक मठ मंदिरों में हो, ऐसी व्यवस्था हिंदुत्व समिति के द्वारा प्रत्येक मठ मंदिरों के लिए की जाना है। सीमित संख्या में लोग उन मोहल्ले के, गलियों के मठ मंदिरों में एकत्रित हों और उसके साथ साथ अपने घरों में भी भगवान श्री की आरती पूजन करें और शाम को 5 दीपक जला के और एक दीपावली के रूप में इस दिन को ऐतिहासिक बनाने का काम हिंदू समाज करे। प्रत्येक मठ मंदिरों में एक साथ आतिशबाजी होगी, एक साथ पटाखे फूटेंगे, आरती पूजन होगी और अलग अलग लोग एकत्रित होकर मिष्ठान वितरण करके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, शासन के निर्देशों का पालन करते हुए और इस दिन को महापर्व के रूप में मनाने का काम करेंगे। ऐसा हिंदुत्व समिति का प्रयास। जय श्री राम। देश की सरहदों पर तैनात सैनिक भाइयों को प्रतिवर्ष रक्षाबंधन पर छिंदवाड़ा की बहनों की बनाई राखियों का इंतजार रहता है। दरअसल यह शुरुआत उन बहनों ने की थी जो कई वर्ष पहले कच्छ और भुज बॉर्डर पर सैनिकों से मिलकर आई थीं। जी हम लोग 2013 में भुज बॉर्डर गए थे, भारत पाक सीमा भुज जो गुजरात में है। वहाँ जाके हमने जब अपने फौजी भाइयों से मिले, उनसे बातें की तो भावनात्मक रूप से हम थोड़ा सा जुड़ से गए उनसे। तो उनको बहुत अच्छा लगा हम लोगों से मिलके कि चलो हम अपने परिवार से, घर से दूर है लेकिन हमारी बहनें हमको राखी बांधने आई है। कई तो इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों में आंसू भी आ गए, रो भी पड़े। फिर हमने राखी वाखी बांधा। उसके बाद फिर हमें लगा कि नहीं, हमारे देश की जो सरहद में और भी जो दूसरे बॉर्डर हैं देश की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं और अपने परिवार से दूर कोई त्यौहार नहीं मना पाते, कुछ नहीं कर पाते। तो हमने फिर ये विचार किया। 2014 से फिर हम लोगों ने शहीद मेजर अमित ठेंगे स्मृति समिति की ओर से ये सिलसिला प्रारंभ किया राखियाँ भेजने का। और तब से हम लगातार हर वर्ष
राखियाँ भेजते जा रहे हैं फौजी जवानों को। राखियों के माध्यम से हम रक्षा सूत्र, एक तरीके से कह सकते हैं आप लोग, रक्षा सूत्र जो भेज रहे हैं हम, उनमें हम अपने फौजी भाइयों की सलामती की दुआओं के साथ भेजते हैं और हमेशा दुआ करते हैं कि हमारे जो सरहद में अभी जैसे चाइना अटैक वगैरह हुआ था, तो हम लोग चाहते हैं कि भैया हमारी दुआएं हमेशा उनके साथ रहे, हमारे देश के जो जवान हैं हमेशा सुरक्षित रहें। हमारे यहाँ मणिपुर में जाता है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम और अपना कर्नाटक में जाता है और भुज में जाता है राखियाँ। राजस्थान, जैसलमेर जो कि सबसे बड़ा रेजिमेंट है, वहाँ जाती हैं राखियाँ। और लोकल जो है वहाँ पर अपने एमपी में हॉक फोर्स में जाती हैं राखियाँ। BSF, CRPF, कोबरा, ईगल फोर्स, लगभग अधिकांश में ITBP उसमें भी राखियाँ जाती हैं हमारी। और भविष्य में और भी दूसरे जो सरहद है वहाँ भी हम भेज सकते हैं। हाँ जी, कोरोना वायरस के कारण ही हम लोग थोड़ा सा असमंजस में पड़ गए थे, फिर भी हम पूरी कोशिश में लगे हैं कि हम पूरी तरीके से सैनिटाइज करके राखियाँ भेजें अपने भाइयों तक, ताकि जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं वो हमारी राखियों से असुरक्षित ना हो जाए। तो हमने सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा है, राखियों को सैनिटाइज करके लॉकिंग पन्नी में पैक करके और पूरी तरीके से सुरक्षित करके ही हम भेज रहे हैं, ताकि वो हमारे भाइयों के पास सुरक्षित रूप से पहुँचे और वो हमारे भाई हमेशा सुरक्षित रहें। छत्रपति शिवाजी मित्र मंडल की बहनें भी अपने हाथों से बनी राखियां प्रतिवर्ष सीमा पर तैनात सैनिक भाइयों को भेजती हैं, जो इन बहनों की राष्ट्रभक्ति और सैनिक भाइयों के प्रति अपार स्नेह दर्शाता है। ये हमारा जो ग्रुप है छत्रपति शिवाजी मित्र मंडल द्वारा, हम लोगों ने जो हमारे सैनिक भाई है बॉर्डर पे जो हमारी इतनी रक्षा कर रहे हैं और आज जो चीन कर रहा है हमारे साथ, उसके विरोध में हम लोगों ने जो चीनी सामान है उसको ना लेते हुए हमने जो ये सब घर में बनाई है। और हम इतना ही चाहते हैं कि जो हम राखी बना रहे हैं हम वो अपने भाइयों तक पहुँचा सके और उनसे संकल्प लेना चाहते हैं कि अपना भी ध्यान रखें और हमारी भी रक्षा करें। और बस भाई बहन का जो प्यार है वो हमें राखी के उद्देश्य से रक्षा सूत्र समझ के पहुंचा रहे। खबरों के सप्ताह को नाम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के जल्द हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। मोतियों का हार वल्ला एक नायाब तोहफा। क्या आपको मालूम है मोतियों की खेती भी होती है? जी हाँ, मोतियों की खेती होती है और अब मोती की खेती जल्द ही छिंदवाड़ा में युवाओं के लिए रोजगार का स्वर्णिम अध्याय बनने जा रहा है। कृषि अनुसंधान केंद्र छिंदवाड़ा में साइंटिस्ट चंचल भार्गव यह विशेष ट्रेनिंग लेकर आई हैं। कृषि क्षेत्र में कल्टीवेशन ऑफ पर्ल्स एक क्रांतिकारी पहल है। सीनियर रिसर्चर चंचल भार्गव ने अपना अनुभव और कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कार्य योजना हमसे साझा की।
जैसा कि आप जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अंतर्गत हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है, यहाँ पे हमारे जो वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रमुख हैं डॉक्टर सुरेंद्र पन्नासे सर, उनके मार्गदर्शन में मैंने 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है मोती की खेती पर। तो उसी तारतम्य में हम लोगों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से एक प्रोजेक्ट लिया हुआ है, जिसके तहत हम लोग 50 बाई 70 बाई 12 फीट गहरे तालाब में हम लोग मोती पालन शुरू करने जा रहे हैं। शुरुआती दौर में हमें सीप की ज़रूरत होगी, जो कि एक जहाँ से मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है उन्हीं के माध्यम से मैं ये सीप खरीदने वाली हूँ। इसमें 2 ऑप्शन रहते हैं सर, चाहे तो हम उन्हें खरीद भी सकते हैं या नदियों से कलेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ अभी कोई ऐसी नदी नहीं है छिंदवाड़ा जिले के आसपास जिसमें 12 महीने पानी रहता हो, जो 12 महीने फ्लो में बहती हो, तो ये अधिकतर सीप वहीं पर ही पाई जाती हैं इस तरीके की, जिनमें हमें मोती की खेती करनी होती है। तो हम इसलिए सीप को खरीदने जा रहे हैं। सीप को खरीद कर एक छोटी सी शल्य क्रिया हम उसमें करते हैं, और वो शल्य क्रिया करने के बाद, चूंकि आपने देखा होगा सीप जो रेत में रहती है जनरली 2 भागों में खुलती है, एक लेफ्ट हिस्सा एक राइट हिस्सा। तो दोनों ही भागों में हम लोग एक बीज डालेंगे एक। तो एक सीप से हम 2 मोती बनाएंगे, एक लेफ्ट वाले भाग में डालेंगे, एक राइट वाले भाग में। तो 8 से 10 माह में हमारा मोती बन के तैयार हो जाएगा। एक छोटी सी सर्जरी या छोटी सी शल्य क्रिया इसमें हमें करनी होती है, और शल्य क्रिया करने के बाद हमको सीप को 2 दिनों तक एंटीबायोटिक के सोल्यूशन में रखना होता है और प्राकृतिक चारा उसको देना होता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि सीप जो है एक जीवित प्राणी है, जीवित एक एनिमल है, तो इसलिए हमें उसे चारा भी देना है और एंटीबायोटिक सोल्यूशन में रखना इसलिए ज़रूरी है कि जो हमने उसे घाव दिया है मोती डाल करके, तो सारे उसके घाव भर जाएं, और 2 दिन के बाद हम उसको मुख्य तालाब में 8 से 10 महीने के लिए शिफ्ट कर देंगे। तो 8 से 10 महीने के बाद हमें डिज़ाइनर मोती या गोल वाले मोती, जो भी हम जिस आकार का बीज उसमें डालेंगे, डिज़ाइनर यानी जैसे गणेश जी के शेप का, बुद्ध भगवान के शेप का, कोई फूल की आकृति, इस तरीके से जो भी हम उसमें डालेंगे, तो उसका 8 से 10 महीने बाद जो सीप है उसके ऊपर से जो उसका एक म्यूकस सीक्रेट होता है, वो जाकर के उस जो आकार हमने डाला हुआ है उसके ऊपर जम जाता है और वही मोती बनता है। यदि हम गोल आकार का बीज डालेंगे तो हमें गोल आकार का मोती बन करके मिलेगा। रेगुलर हमको इसमें हर दिन तालाब की मॉनिटरिंग करनी है, और इसको सीपों के लिए भोजन भी हमें रेगुलर इसमें देना होगा। साथ ही तालाब में एयरेशन भी हमको प्रॉपर मेंटेन करना होगा, ताकि सीप हमारी मरे ना, जीवित रहें। जो मरी हुई सीप होती हैं वो तैर करके ऊपर आ जाती हैं, तो उनको भी समय समय पे अलग करते जाना है। सच मानिए, भारतीय वास्तु विज्ञान का तोड़ जमाने में कहीं नहीं है। अजय देवगढ़ का किला गोंडवाना रियासत की वीरता की कहानी तो कहता ही है। यहाँ मौजूद बावड़ियां अब देश में वैज्ञानिकों के लिए शोध का केंद्र भी बन रही हैं। देवगढ़ किले में 400 मीटर की ऊंचाई पर बनी बावड़ी का पानी कभी नहीं सूखता। बस यहीं से जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश की जिज्ञासा बढ़ी, और उनके प्रयासों से समूचे क्षेत्र में बावड़ियों की खोज ने नेशनल हेरिटेज कंजर्वेशन का ध्यान भी इस कदर आकर्षित किया कि जानकारों की टीम दिल्ली से छिंदवाड़ा आ पहुंची। यहाँ सीमित क्षेत्र में 70 के करीब बावड़ियां होना अपने आप में रिसर्च का बड़ा सब्जेक्ट है। हेरिटेज कंजर्वेशन कंसल्टेंट मुनीश पंडित ने क्षेत्र का सर्वेक्षण कर हमसे अपने अनुभव शेयर किए। एक बहुत अच्छी धरोहर है आपके पास, और इतना संख्या में बावड़ियों का होना और अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल्स में होना, एक तरह से एक काफ़ी अच्छा आपके पास रिसोर्स है, हेरिटेज रिसोर्स है, जिसको संरक्षण जिस हिसाब से किया जा रहा है पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ, एक तरह से ये हिंदुस्तान में एक अच्छी मिसाल बन सकती है हेरिटेज स्ट्रक्चर्स के संरक्षण के लिए। साथ में साथ इसका जो जल संरक्षण के माध्यम से हम देखें तो ये भी एक बहुत अच्छा एक प्रयास है, और आई थिंक ये एक आइडियल मॉडल बनेगा फॉर द कंट्री कि हम हेरिटेज स्ट्रक्चर्स के साथ साथ वाटर कंजर्वेशन की तरफ भी देख रहे हैं। हाँ, हमने काफ़ी वाटर बॉडीज़ पे काम किया हुआ है, और वाटर टैंक्स पे भी काम किया है, और बाउलीज़ के ऊपर भी रिसर्च की हुई है और उन पे काम भी किया हुआ है। बट देखने में ये मिलता है कि जनरली इस तरह के वाटर स्ट्रक्चर, इतने एलेबोरेट वाटर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, वो एक सेटलमेंट में इक्का दुक्का होते हैं, या एक एरिया में पॉपुलेशन के हिसाब से 3-4 हो जाएंगे विद इन लेट्स से 3 स्क्वायर किलोमीटर्स और समथिंग लाइक दैट। बट यहाँ पे 3 किलोमीटर के स्ट्रेच में आपके पास 50-60 बॉडीज आ रही हैं, तो इसका डेफिनेटली एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो उस पर रिसर्च, उसका आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, इनके ऊपर भी अगर हम ध्यान दें
तो देवगढ़ की एक नया इतिहास भी हमारे सामने उजागर होगा। टूरिज्म पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, इसका कैचमेंट भी अच्छा है टूरिज्म के हिसाब से। आपके पास ना केवल मध्य प्रदेश बट कि महाराष्ट्र के जुड़े हुए शहरों से भी लोग यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं। तो टूरिज्म पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है, जो कि एक लोकल लोगों को अच्छी खासा रोज़गार भी प्रदान करेगा। तो वी आर ट्राइंग टू वर्क आउट सम काइंड ऑफ अ टूरिज्म पॉलिसी, एक तरह का मास्टर प्लान फॉर दिस देवगढ़, ताकि इसको हम आगे एक सुनियोजित तरीके से ले जाएं। और बिकॉज ये 2-4 दिन में होने वाला काम नहीं है, इट विल टेक सम टाइम। तो अगर हमारी पॉलिसी और प्रोजेक्ट्स तरतीब से बने हुए होंगे तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है फेज मैनर में अच्छे से की जा सकती है। देखिए बेसिकली इसका यूएसपी ही लोकल लोग हैं। एक तो उन्हीं की बॉडीज़ हैं, एक तरह से वही इसका संरक्षण भी कर रहे हैं, तो उनके पास एक सेंस ऑफ प्राइड है। और आगे जब टूरिज़्म इम्प्रूव होता है वो भी लोकल लोगों के साथ ही जुड़ा हुआ होगा। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ लाइक एक तरह से लोकल लोग अपनी धरोहर को खुद प्रेजेंट करेंगे टूरिज़्म सेक्टर में विजिटर्स को, और फिर दे मे बी एडवांटेजेस बोथ वेज। एक कल्चरल आइडेंटिटी उस एरिया की स्ट्रांग होगी और दूसरा फाइनेंशियली भी लोगों को बेनिफिट्स मिलेंगे। सृजन में पीड़ा होती है। लगभग साल भर की पीड़ा के बाद रेलवे ओवरब्रिज के सृजन का काम अब गति पर है और छिंदवाड़ा वासियों को लंबी पीड़ा के बाद इस सृजन का सुख भी जल्द हासिल होने वाला है। दो क्रेन आया था, 150 टन की क्रेन है ये। एक क्रेन 150 टन की है। ये अपना गडर है, 32 गडर है। एक गडर 80 से 90 टन का कैपेसिटी है। इसको उठाने के लिए लाया हुआ है। लेकिन 10-15 दिन में पूरा 32 गडर उठ जाएंगे। उसके बाद में रेलवे पोर्शन बचा है। रेलवे पोर्शन रेलवे वाला जल्दी करेंगे तो हमारा काम जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। 3-4 महीने में हमारा काम कंप्लीट हो जाएंगे चालू करने के लिए। उनका वजह से थोड़ी दिक्कत है, रेलवे पोर्शन की वजह से पूरा काम रुका है। संडे लॉकडाउन के चलते आज शहर में सन्नाटा पसरा रहा। इक्के दुक्के राहगीर दिखाई भी दिए, जिनकी पूरी पूछ परख में पुलिसकर्मी मुस्तैदी से तैनात भी थे। आप कहाँ से आ रहे हो? आई कार्ड साइड में लगाइए, साइड में आप पर्ची दिखाइए। आप कहाँ से आ रहे हो? कौन से ऑफिस? मतलब का वो लॉकडाउन है जब काम आज भी नहीं मिला तो लॉकडाउन मतलब क्या काम? कहाँ से आ रहे हो? कोरोना की स्थिति क्या है सर? कहाँ जा रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे भैया? कहाँ जा रहे हो? कहाँ से आ रहे हैं? चलो भाई गाड़ी आवारा पशुओं का सड़कों पर आतंक नई बात नहीं, लेकिन बरसात के मौसम में गौ पशुओं के मालिकों की लापरवाही के चलते यह परेशानी कुछ ज्यादा ही बढ़ती है। नगर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह ने बताया कि शहर की गौशाला की कैपेसिटी 250 है, जिसमें फिलहाल 160 गौ पशु हैं। अगर संख्या बढ़ी तो उन्होंने समीपस्थ गांवों में स्थित गौशालाओं में प्रबंध का इंतजाम किया है। मूल रूप से जो गौशाला है वो बेसहारा जानवरों के लिए बनाई गई है।
जिनका कोई ओनर नहीं। इस समय बरसात में आमतौर से जो पशुपालक हैं जो अपने घरों में गाय पालते हैं वो छोड़ देते हैं, सड़कों पर वही दिखती हैं। जैसे थोड़ी सी धूप या ठंड आने के बाद ये गायें सड़क पर नहीं दिखती, फिर भी नगर निगम प्रतिदिन लगभग 10 से 15 जानवरों को पकड़ रहा है, गौशाला में ले जाकर रख रहा है। हमारे गौशाला की क्षमता जो है 250 गायों की है, लगभग 160 गायें वहाँ पे जानवर वहाँ पे इसमें मौजूद हैं। फिर भी हमने ग्रामीण क्षेत्रों की गौशालाओं से बात करी है, अगर ज़्यादा होगी तो हम उनमें उनको शिफ्ट कर देंगे। और अब इन तमाम खबरों को समेटने के समय देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। करगिल विजय दिवस पर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि। ग्लोबल नेटवर्क के डायरेक्टर अशोक चौकसे द्वारा भारत माता के वीरों को नमन। सरहद पर देश की सुरक्षा में तैनात वीर सैनिकों की कलाई पर बंधती हैं छिंदवाड़ा की राखियां। वर्षों से जारी है ये रवायत। देवघर रियासत में बेमिसाल भारतीय आर्किटेक्चर का उदाहरण है बावड़ियां। देश में पहली बार मिली इतनी संख्या में सघन वाटर बॉडीज। और अयोध्या में शुरू होने जा रहा श्री राम मंदिर निर्माण का काम। हिंदू उत्सव समिति जुटी उत्सव की तैयारियों में। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।